हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज से फिर आए हैं। आज कॉम्पिटिटिव का कोई भी लेक्चर नहीं लूँगा। आज मेरा लेक्चर है एकेडमिक का लेने का, और एकेडमिक में वो बच्चे जो सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड के हों, चाहे वो 6 का स्टूडेंट हो या वो 10th का हो या 12th का हो, उसके लिए जीरो से हीरो बनना है। जीरो से हीरो यदि बनना चाहता है तो उसे हमारी ये क्लास लेनी पड़ेगी, और एक क्लास लेगा और इससे इतना सीखेगा कि उसके लिए इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश ग्रामर की हमारी क्लास है। ये इंग्लिश ग्रामर की क्लास के साथ साथ आज आपको इंग्लिश ग्रामर एक ही वीडियो बनाऊंगा, और एक ही वीडियो में आपकी इंग्लिश ग्रामर की सारी कमियां जो है वो पूरी कर दूंगा। तो इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर की जनक और जननी दोनों का श्रेय दिया जाता है। किसके लिए? एक इसमें दो चीजें होती हैं। वैसे तो 3 से 4 चीजें जिस स्टूडेंट के लिए आती हैं। एक होता है सबसे पहले वोकैब, और दूसरा होता है आपका टेंस, और तीसरा होता है सेंटेंस। तो आपको अगर ये तीनों चीजें आ गई तो इंग्लिश में आप ये समझ लीजिए कि 70% आप कंप्लीट कर लिए। लेकिन 70% कंप्लीट तो आप कर लिए, वो 30% में क्या बच गया जो कि कंप्लीट नहीं हुआ? तो 30% में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो इससे पहले मैं बना चुका हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है मेरे मित्र, मेरे दोस्त, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आज सब में पहले तो वोकैब बाद में कराऊंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच करा चुका हूं। टेंस और सेंटेंस से रिलेटेड आपको बात कराएंगे। आज हम इस पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इसे समझाएंगे। बच्चों की अधिकांश गलतियां इन्हीं में होती हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड ने इंग्लिश की रीढ़ तोड़ दी। आपके कैसे? देखिए, इंग्लिश की ग्रामर मैंने जैसा मैंने अनुभव किया है, ये नहीं मैं जानता हूं कि इस दुनिया में या सीबीएसई चलाने वाले जो भी हैं, सीबीएसई कितनी बड़ी संस्था है, हमने 2 मिनट में इसकी गलत करार दी। गलत नहीं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्हें रीडिंग लगानी बड़ी अच्छे से आती है। वो ये भी पढ़ लेते हैं कि राम लिखा है, ये श्याम लिखा है, ये कार्ड लिखा है, ये कार्ड लिखा है, ये अचीव लिखा है, ये गोल लिखा है, लेकिन वो केवल रीडिंग लगाना जानते, उसका मतलब हिंदी में नहीं जानते। 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका एनवायरनमेंट इंग्लिश टू इंग्लिश का होता है। बाकी 80% स्टूडेंट वो होते हैं जो हिंदी टू इंग्लिश होता है, हिंदी से इंग्लिश, और घर पे आने के बाद फिर वो हिंदी में आ जाते हैं। तो जब तक उसे ये नहीं पता चलेगा कि इसकी हिंदी क्या है, हम पढ़ लिए, तो उसकी इंग्लिश कमजोर होना तय है। इसलिए क्योंकि इतना सोसाइटी डेवलप नहीं है। हिंदुस्तान में वैसे भी हिंदी को बढ़ावा दिया गया है, और हिंदुस्तान में हिंदी को बढ़ावा देने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस कोई भी वर्ड, कोई भी वोकैब है, उसे जानते हो तो इंग्लिश टू इंग्लिश हर जगह नहीं बोल सकते। इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने के लिए सर के साथ बोल रहे हो, उसके बावजूद घर पे डैडी के साथ बोल रहे हो। मम्मी पढ़ी लिखी नहीं तो मम्मी के साथ इंग्लिश बोलोगे तो वो वही समझेंगे कि वही वाला हिसाब जो देहाती गांव में कहा जाता है कि सिलबट्टा समझ लिया, नहीं, बाटर को बट्टा, ऐसा नहीं। तो सबसे पहले इंग्लिश एक नजर में हम हैं, आपकी समस्याओं की पूर्ति करेंगे। आपकी समस्याएं नहीं रहेंगी यदि आप मन लगाकर ये वीडियो को देखेंगे तो, अन्यथा समस्याएं आपकी बनी रहेंगी। तो समस्याएं आपकी दूर करने का श्रेय, दूर करने के लिए राजेश सर आए हैं। आप अपने माँ बाप के हौसले बुलंद कीजिए, अपने हौसले बुलंद करिए, माँ बाप को विश्वास दिलाइए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, गवा नहीं रहे हैं। हम वो चीज सीख रहे हैं जो सर पढ़ा रहे हैं, और सर वो पढ़ा रहे हैं जो आपके लिए एक लक्ष्मण बूटी साबित होगी।
तो सबसे पहले क्या होता है मेरे मित्र, मेरे दोस्त, टेंस और सेंटेंस, दो चीजें हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये टेंस और सेंटेंस तो एक ही है। जी नहीं, टेंस और सेंटेंस एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक नहीं होते हैं। आप कहेंगे कि सर ठीक है, जो पूरक होते हैं एक नहीं है, इसका मतलब हमारी समझ में नहीं आया। यदि कोई भी क्विक रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं आपसे, कहता है कि टेंस क्या होता है, तो टेंस टेल्स अस अबाउट टाइम। जो टेंस होता है वो हमारे लिए समय के बारे में बताता है, समय का ज्ञान कराता है, समय का बोध कराता है। वो क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। अब इसमें सेन और लग गया और टेंस बना दिया, सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? A sentence is a group of word have complete sense is called sentence. शब्दों का एक समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाता है? आपका सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है मित्र? सेंटेंस कहलाता है। शब्दों का एक समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकले, वो सेंटेंस कहलाएगा। और टेंस समय के बारे में ज्ञात कराता है हमें कि समय क्या चल रहा है। Tense tells us about time. It's called tense. Sentence is a group of word have complete sense is called sentence. तो क्लियर हुआ होगा। इसको डीपली अलग अलग पार्ट के रूप में इसकी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज जिसको हम लेके आए हैं वो ये। अब यहाँ पर दो चीजें और एक रह गई। यदि ये किसी बच्चे ने पूछ लिया, किसी दोस्त ने पूछ लिया, कि किसी हमारे प्यारे से गुलाम जामुन ने, लड्डू ने ये पूछ लिया कि गुरुजी टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टाइम को कभी बांटा नहीं जा सकता है, फिर भी बांटने का प्रयास किया गया है। टेंस के 3 टाइप होते हैं। कितने प्रकार होते हैं टेंस के? 3 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस। और एक होता है पास्ट टेंस। पास्ट प्रेजेंट से ही बनता है। प्रेजेंट का जो काम किया हुआ होता है वो पास्ट टेंस बन जाता है। और एक इसके बाद में आता है फ्यूचर टेंस। क्या आता है? फ्यूचर टेंस। ये फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आप कहेंगे सर जी आपने पहले तो लिखा जाता है पास्ट को, प्रेजेंट को, फिर बाद में लिखा जाता है पास्ट को ही फ्यूचर। देखिए, प्रेजेंट से ही पास्ट बनेगा और प्रेजेंट से ही फ्यूचर बनेगा। आप कहेंगे सर कैसे? जैसे मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के बाद वीडियो बंद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये पास्ट हो जाएगा। सर ने पढ़ाया था और मैं कल पढ़ाऊंगा, तो प्रेजेंट से ही ये चीज क्या हो जाएगी दोस्त? प्रेजेंट से ही पास्ट होगी और प्रेजेंट से ही फ्यूचर होगी। तो इसकी प्रेजेंट से ही हमने शुरू किया है। पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात कही गई है। अब कहेंगे गुरुजी कि ये कैसे? अब हमें वो चीज बताओ जिसकी आप बार बार पहल कर रहे हो। अब यहाँ पर ये भी पूछ लेगा सेंटेंस कितने प्रकार? सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो आप कहेंगे गुरुजी एक बार वो भी बता दो। तो हम वैसे कोई बता दे रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस जो होता है, असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है मेरे भाई? इसमें 2 होता है, एक अफर्मेटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के बाद में आप कहेंगे कि ठीक है, ये तो आपने एक पेन उठा लीजिए। देखिए, आपको बता रहे थे कि हम टेंस और सेंटेंस के टाइप्स बता दिए थे। सेंटेंस के जो टाइप होते हैं, असर्टिव के 2 पार्ट होते हैं। असर्टिव नंबर 1 बता ही दिया था आपको। असर्टिव में क्या होता है? असर्टिव के 2 पार्ट होते हैं। ध्यान देंगे ये 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं। और इसमें क्या होता है? असर्टिव के 2 पार्ट अभी मैंने जस्ट आपको बताया। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव।
इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस और लिख लेना जरा, एस मत बनाना, सी बनाना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। इसके बाद में तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगला होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सेंटेंस। ये तो होते हैं आपके सेंटेंस के टाइप। सेंटेंस में, टेंस में देखिए समय का कोई भी पार्ट नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी टेंस के पार्ट करने की कोशिश की है कि टेंस प्रेजेंट से ही फ्यूचर बना है और प्रेजेंट से ही पास्ट बना है। प्रेजेंट का किया हुआ कार्य जो बाद में हो, पहले हो जाता है, कार्य पूर्ण हो जाता है, उसके बाद का समय आता है वो फ्यूचर होता है, उससे पहले का जो समय निकल गया वो पास्ट होता है। लेकिन यहाँ तक की चीजें तो हमने आप लोगों को बता दी है, क्योंकि बच्चों की बड़ी दिक्कतें आती हैं। क्या दिक्कतें होती है कि उनको रीडिंग बड़ी अच्छी से आती है, लेकिन उसका मीनिंग नहीं आता है, उसे समझ नहीं पाते। जहां लगना चाहिए डज वहां लगाते हैं इज, जहां इज लगना चाहिए वहां लगाते हैं बिल, जहां बाज लगना चाहिए वहां लगाते हैं सैर। तो ये गलतियां कतई ना हो और कतई गलतियों पे ना जाएं। अब इसके बाद में आपका आता है कि गुरुदेव आपने बताया टेंस जो होती है, टेंस सेंटेंस, तो टेंस और सेंटेंस एक दूसरे के पूरक होते हैं। टेंस के बगैर सेंटेंस अधूरा, सेंटेंस के बगैर टेंस। पता ही चल रहा होगा, दिख रहा होगा, लिखा हुआ दिख रहा होगा सेन प्लस टेंस, सेंटेंस। तो टेंस के बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता है, और नहीं तो टेंस की तो वैल्यू क्या है जब तक वो किसी में। सपोज दैट आज ये कोट हम पहन के खड़े हैं, इस कोट को अगर हम पहनेंगे नहीं तो इसकी क्या वैल्यू है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो वो ही है सेंटेंस। अब आता है कि पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर आता है पास्ट इंडेफिनिट, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए सबसे पहले तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ये होते कैसे हैं और क्या क्या होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर आपका आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फिर आपका आता है तीसरा प्रेजेंट की पार्ट बता रहे हैं, ऐसा नहीं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपका आता है यहाँ पे ई लगेगा, परफेक्ट टेंस। अगला होता है आपका कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान देंगे, उधर इसलिए देख रहे थे क्योंकि गैप आ रहा है कैमरे में या नहीं आ रहा है। तो ये प्रेजेंट के हो गए। इसी प्रकार से आप अगर इसे प्रेजेंट को हटा देंगे, अगर प्रेजेंट, ये तो आप नोट कर लेना जरा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चार तो ये हो गए, अब यहाँ पे केवल पास्ट पास्ट लगा दो। क्या करोगे, पास्ट और इसका सीरियल अलग डाल दो, या पास्ट लगा दिया, पास्ट फिर पास्ट, पास्ट और फिर पास्ट और फिर पास्ट। ठीक है, लेकिन मित्र आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा, या 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, अब तो सर ने पास्ट भी बता दिए,
पॉज कर करके वीडियो देखना है, क्योंकि मैं किन के लिए बना रहा हूं, तुम सबके लिए बना रहा हूं जो गलतियां करते हो, और सबको ये देखनी है और सबको नोट भी करना है। बगैर नोट्स के आप भूल जाओगे, क्योंकि अब इसके बारे में पास्ट हमने हटा दिया। आप मत ऐसा करना, क्योंकि हमारा तो इरेज हो जाता है, फिर आप कॉपी में ऐसे काट दो। क्योंकि हमारे दो एक स्टूडेंट हैं ऐसे महारथी, जैसे नमा, आपका हो जाएगा फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर, और फिर 10वां हो जाएगा, फिर यहाँ फ्यूचर सब में लगा दिया, ठीक है। फिर 11वां फिर यहाँ पर भी फ्यूचर लगा दिया, फ्यूचर, फिर 12वां ये फ्यूचर, फ्यूचर लगा दिया। लड्डू गोपाल दक्ष, फ्यूचर को फटोरे मत पढ़ लेना, क्योंकि जो दक्ष जी है वो कुछ ज्यादा ही इसमें ध्यान देते हैं। फ्यूचर को कहेंगे सर ये ऐसा क्यों लिखा जाता है, तो आप इसको विशेष ध्यान देंगे। और विशेष ध्यान देने का मीन ये है, अब ये चीजें 12 हो गए, अब हम 12 प्रकार के सेंटेंस आपको बना के बताते हैं। उसको हम बताएंगे इसमें वर्ब क्या लगेगी, इसकी वर्ब क्या होगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इसकी मेन वर्ब क्या होगी, इसमें V1 लगेगा, V2 लगेगा। लेकिन ध्यान से समझते जाना, एकाग्रचित होकर समझना। आपकी इंग्लिश आज 50% जबरदस्त वाली कर दूंगा, ध्यान से समझना। देखिए मेरे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमने उस दिन भी बताई थी। इंडेफिनिट टेंस की जो बात होती है, जो टेंस होता है उसमें कार्य वर्तमान में होता है। हो रहा मत लिख देना, कार्य वर्तमान में होता है, डेफिनेट नहीं है। कब हुआ, कब शुरू हुआ, कब तक चलेगा, ये डेफिनेट नहीं है, इसीलिए इसका नाम रखा गया इनडेफिनिट। क्या नाम रखा गया? इनडेफिनिट। अगर डेफिनेट होता तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नाम नहीं पड़ता, फिर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाता, कि उसे पता चलता कि कार्य जारी है, कितना हो गया, कहां तक होगा। तो इस तरह से चलो, ये चीजें तो बाद की कॉम्पिटिटिव के लिए होती है, आपको समझाना है। अब ये सेंटेंस मैंने लिखे, देखिए समझने का प्रयास करेंगे कि बह जाता है। क्या लिखा मैंने? बह जाता है। बहुत छोटा सेंटेंस, बह जाता है। इससे क्या हो रहा है हमें ये पता चल रहा है, लास्ट में जिस वर्ड के, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो है, तो है, ये शब्द आ जाए और कार्य का वर्तमान में होना पाया जाता है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा जो वाक्य है, हमारा जो सेंटेंस है वो किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इंडेफिनिट टेंस का है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी 3 प्रकार होते हैं, 3 नहीं 5 हो जाते हैं। आप कहेंगे गुरुजी कैसे? एक सिंपल होता है, सिंपल इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसमें क्या होता है कि हम मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करते। सिंपल इंडेफिनिट टेंस में जरा नोट करते जाइए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो। सिंपल इंडेफिनिट टेंस में इंडेफिनिट, सॉरी गलती हो गई, इंडेफिनिट टेंस में हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, में हम सिंपल, यहां पे एक और गलती हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के या में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। अच्छा, फिर किसका प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं भी, नहीं करते हैं। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आता है मेन वर्ब।
ये हमारे समय के मैन वर्ब हेल्पिंग ऑफ द B1 B2 B3 B5 के रूप में जाने जाते हैं, कोई बात नहीं। तो मैन वर्ब जो होता है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म B1 में हम क्या करते हैं, एस या ईएस जोड़ देते हैं, एस या ईएस जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। अब ध्यान से समझेंगे आप, जोड़ देते हैं क्या, कैसे जोड़ देते हैं, यहां तो जोड़ देंगे यदि सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन होगा तब, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो कतई नहीं। यहां पे नोट डाल देना, आप इस तरह से एक नोट्स लिख लेना, नोट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है तो, सिंगुलर पर्सन है तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी B1 में एस या ईएस जोड़ते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं। अच्छा, एस या ईएस तब जोड़ते हैं अगर सिंगुलर नहीं है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो क्या करते हैं, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है और प्लूरल है तो क्या करते हैं, नोट में ही लिखना है ये, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी B1 का ही प्रयोग करेंगे, एस या ईएस नहीं लगेगी। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और इसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे, इसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। अब देखो यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसकी बात कर रहे हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस दिया गया है, क्या दिया गया है, वह जाता है, तो ही गो होगा, जी नहीं, ही गो नहीं होगा, क्योंकि वह एक के बारे में बात कही है तो इसमें हम ईएस लगा देंगे। अब एक बच्चों की छोटी सी माइनर मिस्टेक ये होती है कि सर ईएस किस में लगता है, एस किस में लगता है, जहां वॉवेल होता है वहां ईएस लग जाता है और जहां कॉन्सोनेंट होता है वहां एस लग जाता है, ठीक है। अब मैंने ये लिखा बे जाते हैं, बे जाते हैं, बे जाते हैं, तो बे यहां सिंगुलर नहीं है, बे पता नहीं कितने लोग हैं, दे गो, केवल V1 का प्रयोग होगा, समझ में आया होगा। अब कुछ सेंटेंस इस तरह से दे देते हैं, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, तो आई गो होगा, आई गोज नहीं होगा, बच्चे हमेशा गलती करते हैं, आई गोज। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं या बच्चे होते हैं जो आपस में बहस करते हैं, तो इंग्लिश सीखता है, हाँ
सेंटेंस आते हैं? हाँ। तो ये बता, मैं जाता तो हूं, इसे कैसे बनाएंगे? मैं जाता तो हूं, मैं जाता तो हूं, तो मेरे मित्र मैं जाता तो हूं, इसमें कुछ हार्ड चीज नहीं है। आई डू गो, आई डू गो। क्यों? क्योंकि केवल और केवल इसमें उसने कॉन्फिडेंस के साथ बात की है, इसलिए ये डू जो है इसलिए लगाए आई डू गो। मैं जाता तो हूं, ऐसा नहीं मैं नहीं जाता हूं, मैं जाता तो हूं, जरूर जाऊंगा। समझ में आया होगा क्या? सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप कहेंगे सर बहुत चिंदी से आपने बनाए हैं तो आ जाते हैं। ऐसा बनाओ जो बड़ा वाक्य हो, बड़ा सेंटेंस हो, तो वो कैसे आएगा? सिंपल का ही हो। वह किताब पढ़ता है, वह बाजार जाता है, वह रात को किताब पढ़ता है, रात को किताब पढ़ता है, पढ़ता है। ध्यान देंगे, वह रात को किताब पढ़ता है। हमने बताया था रात में इन मन लगाना, एट का प्रयोग होगा, तो जैसे हमने यहाँ ही बताया थी। अब ऐसे करके कोई चीज को अगर पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो उसे रीड लगाते हैं। लिखता और पढ़ता दोनों हो तो स्टडी लगा देते हैं। तो इस चीज पे कहते हैं कमेंट मत करिएगा कि सर यहाँ रीड क्यों लगाया, स्टडी क्यों नहीं लगाया। तो इस चीज को मैं बताया, भाई किताब पढ़ता है, ही रीड, क्या ठीक है? नहीं, he reads book, he reads the book, he read the book। कब पढ़ता? पवित्र होती है वो, इसे सरस्वती माँ मानते, इसलिए द डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया गया। he reads the book at night, at night। वह रात को किताब पढ़ता है, वे रात को किताब पढ़ते हैं। दे रीड द बुक एट नाइट। कुछ नहीं हुआ, जहां पर सब्जेक्ट लगना है सब्जेक्ट हो गया ये। अब आप कुछ बच्चे एक बारीकी में भी जाएंगे तो वो ये कहेंगे सर सब्जेक्ट आप बता रहे हो, सब्जेक्ट का मतलब तो विषय होता है, इसे डोयर क्यों नहीं बताया? तो डोयर भी लिख सकते हो, लेकिन इसे आम बोलचाल में सब्जेक्ट बोलते हैं। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ऐसे है यस, आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल लिख दिया है, ठीक है। एट द नाइट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी तुमको जब बुक क्या है, एट द नाइट क्या है, तो नाउन है। हमने बताया था ऑब्जेक्ट बनने के लिए किसी भी वर्ड के लिए उसे नाउन या प्रोनाउन बनना ही पड़ेगा, तब वो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं तो वो सेंटेंस पूरा नहीं होगा और क्लॉज रह जाएगा। ये सेंटेंस आपका पूरा है, ही रीड्स द बुक एट नाइट। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट का यूज कर दें, मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब का यूज कर दें। अगर आर्टिकल लगाना है, कंजक्शन लगाना है, तो कंजक्शन का डेफिनेट आर्टिकल कंजक्ट करता है। ये कंजक्शन वैसे तो इसे बोला जाए क्योंकि एक दूसरे का जुड़ाव दर्शाता है, इसके और इसके साथ का जुड़ाव को दर्शाता है, तो कंजक्ट करता है, कंजक्शन कहलाता है। एट द नाइट बाकी तो आपको पता ही। आगे आपको हम बताते हैं, अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस पढ़ लिया। एक सेंटेंस केवल मैंने पढ़ा है, एक मात्र एक। दूसरा सेंटेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसे करके हुए लिख लो, या फिर आप लिख लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और ब्रैकेट में डाल दो नेगेटिव।
ऐसे करके नेगेटिव वाला। या नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे भी हो सकता है, केवल हमें नेगेटिव को शो करना है। नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वैसे ज्यादा सुटेबल है, और इसे नेगेटिव पूरा लिखना, NEG1 लिखना, नेगेटिव, नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम क्या करते हैं, नेगेटिव वाले में हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर लगता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डज, और सिंगुलर यदि नहीं है, प्लूरल है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब, डू का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सिंगुलर के साथ में हम डज का प्रयोग करेंगे यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम डू का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो बता दी गुरु जी ने, लेकिन मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो मेन वर्ब की जो होगा वो आपका होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब, यानी ऐसे करके ले लो, B1 का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। तो अगर सिंपल वाला होगा तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो सिंपल है, उसमें ऐसे यस लग रहा है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अच्छा ठीक है, आगे हम बताते हैं आपको। ये कहानी खत्म हुई, कहानी खत्म नहीं हुई, इसके सेंटेंस बनाना बताते हैं। वह बाजार नहीं जाता है, वह कानपुर लिखो, कानपुर नहीं जाता है, कानपुर नहीं जाता है। देखो मेरे भाई, यहां नेगेटिव सीधा सीधा ये नहीं शो कर रहा है, नेगेटिव के लिए वह कानपुर नहीं जाता है ही, ये वह एक के लिए बात हो रही है, तो यहां हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डज। ही डज नॉट, अब ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ही डज नॉट गो टू कानपुर, गो टू कानपुर, ही डज नॉट गो टू कानपुर, वह कानपुर नहीं जाता है। तो देखिए यहां अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग हो गया, ये B1 का प्रयोग हो गया। क्लियर हुआ होगा? हेल्पिंग वर्ब डज और मेन वर्ब की B1 का प्रयोग हुआ। क्यों? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब हमने भी वह ना बोल के लिख दिया वे कानपुर नहीं जाते हैं, सीधा सीधा इंगेज कर रहा है। वे बहुत सारे हैं, पता नहीं कितने हैं, ग्रुप में जा रहे हैं। दे अब यहां हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग नहीं होगा,
दे डू नॉट गो टू कानपुर, दे डू नॉट गो टू कानपुर, वे कानपुर नहीं जाते हैं। मामला फिनिश हुआ, ठीक है। अब यह निगेटिव हटा के हमने क्या लिख दिया, इंटेरोगेटिव। इसके बाद में अगला आता है आपका इंटेरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या आता है, इंटेरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंटेरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंटेरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और WH फैमिली में बड़ा अंतर होता है। जैसे हमने बोल दिया, क्या वह कानपुर जाता है, क्या वह कानपुर जाता है। तो मेरे मित्र यहाँ पे कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, जैसे हमारे दक्ष भाई हैं, वो लगा देंगे व्हाट। क्या कि अंग्रेजी पहले इंटेरोगेटिव में व्हाट का प्रयोग नहीं होता है, व्हाट का प्रयोग नहीं होगा। कुछ बच्चे तो व्हाट की जगह पर भाट बोल देंगे, ये भाट नहीं होगा। हम कोई जोक नहीं कर रहे हैं, भाट, ये भाट नहीं लगेगा। क्या लगेगा, क्या वे कानपुर जाता है, इसी टेंस, जिस भी टेंस, ये नहीं है। फिर एक और गलती करते हैं छोटे छोटे बच्चे जो 8वीं 7वीं के होते हैं, क्योंकि हम एकेडमिक का पढ़ा रहे हैं। वो गलती क्या करते हैं, यार हमने डू लगा दिया, डज लगा दिया, तो वो सब में डू डज लगा देंगे। नहीं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, इतना भी ध्यान रखना। ये कंटिन्यूस का तो नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट का तो नहीं है, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। नहीं तो आप ये कहो कि वह कानपुर नहीं जाता, ता ने सादा, ता है, ती है, ते है, तो है, सीधा पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव है, क्योंकि क्या लग गया। अब यहां लगेगा डज ही गो टू कानपुर, डज ही गो टू कानपुर। क्या हो गया, डज ही गो टू कानपुर, क्या वह कानपुर जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया। अब इसी में उसने पूछ लिया, क्या वे कानपुर जाते हैं, क्या वे कानपुर जाते हैं, क्या वे कानपुर जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां डज नहीं आएगा, डू, क्योंकि ये प्लूरल है। डू दे गो टू कानपुर, डू दे गो टू कानपुर। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब इंटेरोगेटिव WH फैमिली वाला आता है। इंटेरोगेटिव WH फैमिली, WH फैमिली का इंटेरोगेटिव कैसा होता है उसको ध्यान देंगे। सही से लिख लेना, इंटेरोगेटिव WH फैमिली प्रेजेंट इंडेफिनिट, WH फैमिली वाला इंटेरोगेटिव, जैसे भी आपको सुविधाजनक लगे वैसा लिख लेंगे। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हमने बोला वह कानपुर क्यों जाता है, वह कानपुर क्यों जाता है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अब यहां अगर क्या, कहां, कौन, क्यों, कैसे सेंटेंस के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हिच, हु, हाउ, ये होता है। क्लियर है। तो वह कानपुर क्यों जाता है, व्हाई
अब सब्जेक्ट से पहले वाई के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। डज ही गो टू कानपुर, वाई डज ही गो टू कानपुर। ऐसा नहीं करेंगे कि वाई ही डज गो टू कानपुर, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को वे कानपुर कब जाते हैं, वे कानपुर कब जाते हैं, जाते हैं, कब की अंग्रेजी हो जाएगी when। बोलने का प्रयास करें, मेरे मुंह की बनावट को देखें उस तरह, when do they, when do they go to Kanpur, go to Kanpur, when do they go to Kanpur, वे कानपुर क्यों जाते हैं। अच्छा ठीक है, वे कानपुर क्यों जाते हैं, ये हुआ। अब WH फैमिली वाला एक सेंटेंस आता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसा आएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली, बट इंटेरोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली, WH फैमिली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह कानपुर क्यों नहीं जाता है, वह कानपुर, एक भाषा सीख रहे हो, ग्रामर का ज्ञान नहीं होगा तो आप नहीं सीख सकते, ध्यान देना। वह कानपुर क्यों नहीं जाता है, वह कानपुर क्यों नहीं जाता है, आया why does he not, यहां बच्चे यहां पर गलती हो ही नहीं सकता। उसके बाद में एक और मिस्टेक करते हो, क्वेश्चन मार्क जिन क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में जहां प्रश्न पूछा जाए, चाहे वह इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, सिंपल इंटेरोगेटिव हो, इंटेरोगेटिव WH फैमिली हो, तीन प्रकार से बनते हैं इंटेरोगेटिव। देखो एक सेंटेंस को हमने कितनी पार्ट बना दिए, लेकिन क्या करें, आपको अच्छी भाषा सिखानी है, आपको ग्रामर का ज्ञान कराना है, तो ये जरूरी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कवर हुआ। अब टाइम को ध्यान में रखते हुए मुझे अब यहीं पर ये कहना चाहेंगे, वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो 10वीं अपेयर कर रहे हैं, 12वीं अपेयर कर रहे हैं, तो उनके फुल सिलेबस, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स और साइंस हो गई, साइंस में कोई सी भी साइंस हो, SST हो गई, हिंदी का एक दिन लूंगा, ऐसे ही बताऊंगा, कुछ ग्रामर की होती है, चाहे वो यूपी बोर्ड के हो या CBSE बोर्ड के हो, पूरा सिलेबस का कंटेंट 2 से 3 वीडियो या 4 वीडियो बनाऊंगा, उनमें आपको दे दूंगा 10वीं वालों का और 12वीं वालों का। हमारे चैनल के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें यदि अच्छा लगे तो, ताकि आप लोगों का सीधा सीधा आपके चेहरे पे मुस्कान आए, आपके घर में खुशी की लहर दौड़े कि हमारा बच्चा तो 95% लेके पास हुआ है। क्योंकि आज के समय में परसेंटेज की बहुत वैल्यू है, बगैर परसेंटेज के कोई नहीं। 3rd डिवीजन वाले को, 2nd डिवीजन वाले को आज के समय में गिनती है। फर्स्ट और फर्स्ट में भी ऊपर वाली फर्स्ट डिस्टेंशन ऊपर,
तो वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें दोस्तों में, कमेंट करें कि सर हमें ये चाहिए, समझ में ना आए तो दोबारा कमेंट करके पूछें, उसको फुल प्रयास किया जाएगा। आपके लिए जो चैनल चलाया जा रहा है इसकी फीस हम लेते नहीं है, निःशुल्क शिक्षा रहेगी, लेकिन केवल आपका क्या लिया जाएगा, समय और आपका डाटा, इतना तो आपको खत्म करना ही पड़ेगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।